बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये मोहतरम वकील साहब जिस तरह की लैंग्वेज आज तक यूज़ करते रहे हैं वालिदैन दुआ ज़हरा के वालिदैन के ख़िलाफ़ या जो इनका अंदाज़े बयां रहा है, उस पर थोड़ी देर के लिए हम उसे साइड पे रखकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इसका थोड़ा सा लीगल ऑपरेशन करते हैं ना। जो बातें इन्होंने की हैं, जो मुद्दा इन्होंने उठाया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर बातें करते हैं। क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में लॉ स्टूडेंट्स को, और पिछले 26-27 साल से प्रैक्टिस में हूँ लॉ की। तो मुझे बहुत अफ़सोस ना सिर्फ़ इन वकील साहब पे बल्कि उस इंस्टीट्यूशन पे, उस इंस्टीट्यूट, उस कॉलेज पे हो रहा है जिन्होंने इनको डिग्री दी है। अगर इनके पास डिग्री है लॉ की, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अफ़सोस हो रहा है ना उस इंस्टीट्यूट पे हो रहा है। आइए बैठ के इनकी पॉइंट्स पे, जो इन्होंने पॉइंट्स, जो मुद्दा इन्होंने उठाया उस पे वन बाय वन हम थोड़ा-सा तबसरा भी करते हैं और उसका ऑपरेशन भी करते हैं। जी, पहले तो आइए देखते हैं उनका मुद्दा क्या है, वो कहते क्या हैं और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरा नाम अली जाफी है, मैं लीगल एडवाइजर हूँ दुआ और ज़ही था। जी, मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा। ये केस क्या है। ये बच्ची जब घर से आई, अगवा की एफआईआर करवाई गई कि बच्ची हमारी अगवा हो गई है। इस तरह के जो मुकदमात होते हैं, इस वक्त निकाहनामा सामने आ जाए, बच्ची का 164 का बयान सामने आ जाए, पर्चे खारिज हो जाते हैं। ये केस लीगली देखा जाए, किस वक्त आप में से बहुत से लोग इन चीज से वाकिफ होंगे, किस वक्त 164 की स्टेटमेंट हो जाए और व्यक्ति खुद कह दे, मगविया खुद कह दे कि मुझे अगवा नहीं किया गया, लीगल इसकी तो वही पेंडिंग हो जाती है। जी, ये बात सुनने के बाद मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि इन वकील साहब के पास डिग्री भी है या नहीं। अगर है तो आई रियली फील पिटी ऑन दैट इंस्टीट्यूशन कि जिन्होंने इनको डिग्री दी है। मोहतरम, वो जो 164 के बयान की आप बात कर रहे हैं ना, वो 164 का बयान आपने झूठ की बुनियाद पे लिया था। वो आप मैजिस्ट्रेट के पास उस वक्त लेकर गए थे जब आपने निकाहनामे पे एज लिखवाई थी 18 ईयर्स, और उस 18 ईयर्स को बुनियाद बनाकर वो 164 का बयान लिया गया था, जो कि बाद में साबित हुआ कि 18 ईयर्स नहीं, फिर आप कहते रहे 16 टू 17, और 16 टू 17 भी गलत साबित हुआ। इट्स 15 टू 16, नियर टू 15, जिसे कोर्ट ने इंडोर्स किया, स्टैब्लिश किया कि 15 ईयर्स जो कि माइनर एज है। तो वो 164 की जो स्टेटमेंट थी ना, वो डाइल्यूट हो गई, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती है कानून में। तो ये अपनी तस्हीह कर लें इस बात के हवाले से। तो वो जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है ना, वो भी गलत बयानी पे दी है। वो स्टेटमेंट झूठ की बुनियाद पे। अब जो चीज आपने झूठ की बुनियाद पे हासिल की है, आप नहीं समझते कि उसी कोर्ट में परजरी का केस चलना चाहिए आप पर? आप सुनते हैं दूसरी बात। जबकि दुआ ज़हरा जो है वो बालिग है, किसी अदालत ने उसका माइनर नहीं कहा और वो अपनी मर्जी से अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। जी मोहतरमा, आप बिल्कुल ही गलत बयानी से काम ले रही हैं और ये कह रही हैं कि किसी भी कोर्ट ने उसे माइनर डिक्लेयर नहीं किया है। उसे माइनर डिक्लेयर किया जा चुका है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट की कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर, जिस मेडिकल रिपोर्ट ने कहा था कि बच्ची की एज जो है 15 टू 16, नियर टू 15 है, उसे स्टैब्लिश किया कोर्ट ने और डिक्लेयर किया कि बच्ची की एज 15 ईयर से माइनर है। तो कोर्ट से वो डिक्लेयर हो चुकी है माइनर। ये आपका कहना कि किसी भी कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया है, ये गलत बयानी है आपकी, और प्रेस क्लब में बैठ के गलत बयानी की है आपने, और वो अपने शोर के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। उसकी स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। 361 अगर आप पढ़ के देख लें, जिसका हवाला मैंने पहले भी दिया था और अब भी दे रहा हूं, कि सिर्फ और सिर्फ कंसेंट वालदेन का है और स्टेटमेंट वालदेन की होगी, बच्ची की स्टेटमेंट भी नहीं होगी। अब 164 की स्टेटमेंट भी नहीं होगी, ये आप जहन में रख लीजिए। दुआ ज़हरा के ये अल्फाज थे। दुआ ज़हरा ने मुझे बताया सैटरडे को, ये जो सैटरडे गुजरा है, दारुल उलूम से कहा, शैला रज़ा मेरे पास आई, उसने मुझे कहा अगर तुमने अपने माँ बाप के हक में बयान ना दिया तो मैं शिया लोगों को सर पे निकालूंगी और ये मैं शिया सुन्नी का मसला बनाऊंगी। और आप मीडिया सारा गवाह है, जब दुआ ज़हरा आई है शिया निकले हैं सड़कों पे, शिया निकले हैं। मेरा अपना नाम अली जाफी है, लेकिन चीजें मेरिट के ऊपर देखनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं कसम खा के कहता हूँ, वकील पार्टी नहीं होता, मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे दुआ ज़हरा ने बताया है कि उसका अपनी फैमिली में किसी के साथ रहा था, पेपाल पे 1.5 करोड़ रुपए तक अभी तक मैंने काफी पैसे इकट्ठे कर चुका है। ये दुआ ज़हरा के अल्फाज हैं। शैला रज़ा की जितनी बातें हैं ये दुआ ज़हरा ने की हैं। हम तो पर्सनली जानते नहीं है दुआ। मेरे काबिल दोस्त वकील साहब, पहले ही मसाइल कम है मुल्क में, जो अब आप लसानियत की बुनियाद पे और फिरका वारियत की बुनियाद पे ये तफरीक पैदा कर रहे हैं और बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं शिया सुन्नी के हवाले से। और दूसरी बात, दुआ ज़हरा ने आपके साथ क्या बात की? अगर आप क्लेम करते हैं कि आप दुआ ज़हरा के वकील हैं, और दुआ ज़हरा ने जो आपसे बात की शेल्टर होम में, आप उसके बारे में कसम खाकर प्रेस को बता रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं, ये आप मिसकंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्लाइंट और वकील के दरमियान एक सीक्रेसी होती है, आप ब्रीच कर रहे हैं सीक्रेसी को। वो कराची में इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन में है, उसकी गैर मौजूदगी में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर उसकी बताई हुई बातों को आप दोहरा रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं। क्लाइंट ने आपको क्या इजाजत दी,
या नहीं दी, क्लाइंट आपके साथ बैठ कर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे फिर बनता भी है। क्लाइंट कराची में है, माइनर है, डिक्लेयर हो चुकी है और ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आप कर रहे हैं और इस बेसिस पे, इस बुनियाद पर आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल की जानी चाहिए। बल्कि पंजाब बार काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट की सीक्रेसी उसकी इजाजत के बगैर, उसकी गैर मौजूदगी में, जब वो वहां पर मौजूद नहीं है, आप इस तरह से आवाम को बता रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं। फिर मैं कहता हूं कि आप चेक करें आप वाकई वकील हैं या नहीं है, डिग्री आपके पास है या नहीं है। अगर डिग्री आपके पास होती, मुझे नहीं पता, आप क्लेम कर रहे हैं, तो इस तरह की हरकत ना करते। फिर एक दावा भी उसकी तरफ से किया गया है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, जो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें मेहदी काजमी और साइमा काजमी जो मेहदी की मिसिज है, उन दोनों को 6/9 के लिए 6/9/2022 के लिए नोटिस हो चुकी है। मेरे काबिल दोस्त वकील साहब, सिविल सूट का आप दावा कर रहे हैं, डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर रहे हैं, जबकि बच्ची जो है वो कराची में मौजूद है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास मौजूद है, और आप लाहौर में उसकी गैर मौजूदगी में सिविल सूट नहीं फाइल होता। वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है उसकी, कि उसकी प्रेजेंस शो करनी पड़ती है वहां पर जहां पर सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं आप, वहां पे उसकी प्रेजेंस होना जरूरी है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरह से केसेस फाइल कर रहे हैं। उसकी गैर मौजूदगी में महज ऑन द बेसिस ऑफ वकालतनामा सूट फाइल नहीं होता, सिविल सूट नहीं फाइल होता। मुझे लगता है सीपीसी के आसपास से भी आप नहीं गुजरे सिविल प्रोसीजर कोड के। जब ना 40-42-45 साल की कोई औरत जाती है ना दारुल उमान, तो वो एक तहरीर लिखी जाती है कि मेरे खामन के साथ हालात ठीक नहीं रहे। अब हुआ ये था कि 21 तारीख की पेशी थी ज़हीर की, 19 तारीख को ज़हीर को कराची निकलना था। जो इसी बयान की वजह से जो राय खुरम उनके पुराने वकील थे वो रिप्लेस हुए मेरे से। उन्होंने अपने मुंशी को क्या दिया, उनके मुंशी ने जाके वहां पे एक दरखास्त लिख के दे दी, जिसमें उन्होंने जो एक मक्खी पे मक्खी मारना होता है वही कंटेंट की मेरे खामन के साथ हालात ठीक नहीं है, मेरे पास कोई आसरा नहीं है, मुझे यहाँ पे जगह दी जाए। उन्होंने उसको दारुल उमान भेजा। लेकिन उसके बाद फ्राइडे को मैं उसका वकील बना, हमने 3 उसकी तरफ से एप्लीकेशन फाइल की। एक तो हमने 164 की स्टेटमेंट के लिए फाइल की, जिसमें ये चीज हमने क्लियर कर दी हुई है। ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है रिजवान अहमद साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट का, कि वो जो दरखास्त थी उसको दुआ ने उसको उसका जो काउंटर है वो अपना जवाब जमा करवा दिया। एक नई कहानी कि वकील साहब के मुंशी ने मक्खी पे मक्खी बिठाकर वो एप्लीकेशन फाइल की शेल्टर होम में शिफ्ट होने के लिए, जिसका तस्करा जो है वो दुआ ज़रा ने नहीं किया। अगर नहीं किया उस पर दुआ ज़रा की सिग्नेचर्स होंगी, और अगर दुआ ज़रा को बताए बगैर वो एप्लीकेशन फाइल की गई है तो ये आपने जुर्म किया है। ये उस वकील के वकालत पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसकी लॉ फर्म पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसके एसोसिएट्स और मुंशी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप जिस वक्त कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस पे करते हैं क्लाइंट के, अपनी तरफ से नहीं फाइल करते। ये जो कह रहे हैं ना कि मक्खी पे मक्खी बिठाई गई, तो इसका मतलब आप अपनी तरफ से एप्लीकेशन फाइल करते हैं क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो आपने एप्लीकेशन फाइल की जो कि रिजेक्ट हो गई 164 के बयान के लिए और मेडिकल करवाने के लिए, वो रिकॉर्ड पे आ गई, और वो जो एप्लीकेशन जिसमें बच्ची ने लिखा है कि उसके ताल्लुकात ज़हीर के साथ सही नहीं है, वो अलाउ हो गई, वो रिकॉर्ड पे नहीं आई है, वो रिकॉर्ड पे आई है, आपकी रिजेक्ट हो गई है। तो ये तस्दीक कर ले और दुरुस्तगी कर ले। इस तरह से वकालत नहीं होती, गलत इन्फॉर्मेशन स्कैटर करने से वकालत नहीं होती मेरे दोस्त। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके पास लीगल रेमेडीज हैं, आप उन लीगल रेमेडीज को अवेल करें। वकील का काम नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपना मुद्दा सुनाए और क्लाइंट्स के कॉन्फिडेंस में लिए बगैर उसकी बातें जो है दूसरों के साथ शेयर करे। बच्ची कोई वहां पे मलिर कैंट के कोई 10 कनाल के बंगले से नहीं आई, 1.5 मरले के 1.25 कमरे के फ्लैट से आई है। मेहदी काजमी कोई काम नहीं करता, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी का वो काम करता है जो कि पाकिस्तान में वैसे ही लीगल है। 70,000 रुपए उसकी आमदन है, उसकी बेटी के अल्फाज है। जहीर का प्लॉट था पहले टोल में जो 26 लाख का उसने बेचा है, जिसमें मुझसे लिया हुआ था, अपना केस लड़ रहा है। उसके भाई का प्लॉट था जो पहले उन्होंने बेचा है, वो उन्होंने अपना केस, अभी भी उनके घर से हम रात को विजिट करके आए हैं, 3 मरले का घर, सब इन्होंने डबल स्टोरी रेंट पे लिया हुआ है, जिसके ऊपर वाला पोर्शन दुआ का दिया हुआ था। अपने पेरेंट्स से ज्यादा इन्होंने उसको खुश और आजाद रखा है। बच्ची किस घर से आई है, कितने छोटे घर से आई है, वो एक अलग बात है। आप भी 4 बाय 4 के छोटे से कमरे में बैठकर ऑफिस में बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे कि आपसे बढ़ के कोई वकील है ही नहीं। मेरे भाई, जितनी आपकी उम्र है ना, कमोबेश उतनी हमारी प्रैक्टिस है। अगर आपकी उम्र 36 साल या 37 साल है ना, तो 26-27 साल हमारी प्रैक्टिस है। जब आप 8-9 साल के थे ना, तब हम इस प्रैक्टिस में आए थे, एंटर हुए थे। और 4 बाय 4 के कमरे में बैठकर, ऑफिस में बैठकर आप बातें ऐसी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नंबर 1 वकील आप हैं। तो किसी पे फिंगर रेज करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करें। दूसरी बात, 26 लाख का प्लॉट बेचा या 26 लाख का उसके भाई ने प्लॉट बेचा, वो सारी अकाउंट डिटेल में ट्रेल आ जाएगी। वो पता चल जाएगा कि वो अमाउंट फुल कंसिडरेशन कहाँ गई। वो जो अमाउंट जिसमें बेचा है उन्होंने 26 लाख की, वो कंसिडरेशन आनी चाहिए ना, उनके रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना उनके अकाउंट में से। तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके वो देखा जाएगा कि उन प्लॉट्स की क्या हैसियत थी और क्या लीगलिटी थी।
किस तरह से उन्होंने वो प्लॉट हासिल किया और किस तरह से उन्होंने बेचा और किस तरह से वो पीसेस दी हैं। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और रिकॉर्ड पे आएंगी। तो अपने गिरेबान में ज़रूर झांके किसी पे फिंगर रेज करने से पहले।